हाथरस का जो बांग्ला हॉस्पिटल है कासगंज और लखनऊ तक शिफ्ट किया गया आपको। तो इस तरीके से ये जो सत्संग के नाम पर ये एक बाबा को बाबा ने ही बचाने का काम किया, यानी योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बाबा ने बाबा को बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि ये बाबा लोग जो है ये भोली भाली जनता को जो है अपने जाल में फंसाते हैं और इनको बकायदा सरकार का संरक्षण होता है। संरक्षण की वजह से क्या हुआ कि अभी 3200 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की गई सूरजपाल के विरोध में वहां की हाथरस पुलिस के द्वारा, उसको क्लीन चिट दे दी गई कि इसका कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? केवल एक ही नहीं, वो ऐसे हजारों बाबा फैले हुए हैं जो इस ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हमारी गुलामी को दृढ़ कर रहे हैं। और भी हैरान कर देने वाली बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 5-6 जिलों में ही उसका सारा ये खेल चलता है। ये केवल एक जाति में नहीं बल्कि प्रत्येक जाति में इन एजेंटों को तैयार करने का काम दुश्मनों के द्वारा होता है, साजिश के तहत। और ये जो सूरजपाल सिंह है ये जाटव जाति से बिलोंग करता है, हर जाति में उन्होंने एक बाबा तैयार किया है और ये सेक्स स्कैंडल चलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी वजह से भारत की जेलों में सड़ रहे हैं। महिलाओं को निशाना बनाते हैं, लड़कियों को निशाना बनाते हैं। इसी के बारे में एक बार मैं जब उधर प्रचारक था मैनपुरी में, साहब ने डेट दिया था एक बार मुझे, शायद 2012 की बात है। तो वहां एक विधायक जो है समाजवादी पार्टी के विधायक ने गेस्ट हाउस बनाया हुआ था। वो गेस्ट हाउस में उनकी 2 पत्नियां थी, एक मिश्राइन थी और एक यादव जी थी। तो उसके नाम पर जब बुकिंग करने के लिए मैं गया, भाई साहब बहन जी हमारा एक कार्यक्रम हो रहा है मैडम। तो बोले कि क्या कार्यक्रम है आपका? मैंने कहा हमारे एक साहब है, हमारा कार्यक्रम होगा, उसमें सोशल अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाते हैं। बोले कोई बाबा का कार्यक्रम तो नहीं है? वो बड़ा ताज्जुब करने लगी। हमारे यहाँ एक भोले बाबा आया था, वो केवल 17-18 साल की लड़कियों को ही केवल अपने सारा सेवा चाकरी के लिए रखता था उधर में। और उसके बाद में फिर उधर ऊपर से छत पे से हमारे ऊपर का फ्लोर, सारे फ्लोर उन्होंने बुक किए हुए थे। नीचे आती थी तो महिला बाल बिछाती थी उसके लिए, और वो फूल बिछाते हुए एक एक कदम करते 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 कभी कृष्ण का अवतार बढ़ाता है, कभी कुछ बताता है, ऐसे करके लाता था। भैया बाबाओं के लिए हमारे यहाँ जगह में ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं है, हमारा जो है पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का कार्यक्रम है, उसके लिए हम ले रहे हैं। बोले तो ठीक है, फिर तो हम आपको जरूर देंगे। 2012 में इसके बारे में मालूम चला था मैनपुरी से। तो इस तरीके से बहुत सारे ये बाबाओं का जो साम्राज्य है ये ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और अभी तो ठीक है, आप अपने धर्म का प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में संविधान ने सभी लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का आजादी दिया है, मगर दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने का, उनको मॉब लिंचिंग करके मारने का, उनके कपड़ों से पहचान करने का ये तो अधिकार नहीं दिया संविधान ने। तो ये जो बाबा है ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की तरह से काम करते हैं, ये सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के लिए। इसलिए इससे बहुत भारी नुकसान होता है, समाज का नुकसान हो रहा है। तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने समय में कहा, इस देश में बहुत सारे महात्मा आए, बहुत सारे बाबा आए और चले गए, मगर अछूत का अछूतपन कभी खत्म नहीं हो पाया। अछूत अछूत ही रहे, बाबा आए और चले गए। तो ऐसे लोगों से सावधान करने के लिए, जागृत बनाने के लिए कि इनके चक्कर में ना पड़े लोग, कम से कम जो है। और ये विषय हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा चर्चा के लिए रखा था। दूसरा विषय साथियों, लोकसभा चुनाव के अंदर में 2024 का अभी जो लोकसभा हुआ, उस संविधान खतरे में है। संविधान बचाओ जैसे जुमला देकर के भारत में मृतप्राय कांग्रेस पार्टी जो आखिरी सांसें गिन रही थी, वो मृतप्राय कांग्रेस पार्टी देश में एक मजबूत विपक्ष बनकर के उभरी है। और वो उभरी है, उसके बाद में क्या कांग्रेस पार्टी के तथाकथित जो अभी आज की तारीख में जो सो कॉल्ड नेता हैं,
वो नेता क्या संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या पर बनी डीआईजी सक्सेना रिपोर्ट का संसद में खुलासा करेंगे? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कराने का काम किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संविधान बचाने की बात करती है और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान को खतरे में डालने का काम किया। 3.5% अपनी जाति बिरादरी के लोगों को पहले इलेक्शन में 60% टिकट बांटने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये दस्तावेजी रिकॉर्ड है। कई बार विश्राम साहब ने भी बताया, इसको हजारों लाखों बार बताया। और 47% चुनवा करके अपनी जाति के लोगों का कब्जा कराया भारत की संसद पर। डेमोक्रेसी की हत्या तो कांग्रेस के लोगों ने किया, जो आज बीजेपी में आरोप लगा करके केवल वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, लोगों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। संविधान की हत्या किया, संविधान निर्माता की हत्या किया। और तत्कालीन समय में बाबा साहब अम्बेडकर की जब हत्या हुई तो डीआईजी सक्सेना आयोग बनाया गया। वो डीआईजी सक्सेना आयोग बनाया गया। आज तक उस डीआईजी सक्सेना की रिपोर्ट को संसद की पटल पर नहीं रखा गया। आज भी वो कचरे की टोकरी में पड़ी हुई है। और बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर कांग्रेस मजबूत विपक्ष बनकर के आई है। तो हमारी ये कहना है राहुल गांधी जी से कि अगर आप वास्तव में अपने पिताजी की असली संतान हैं तो आप उस रिपोर्ट को संसद में खुलासा करें। तुम्हारे पिताजी के समय पर, तुम्हारे दादाजी के समय पे ही वो इतना बड़ा कांड हुआ और आप बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं बजाने की। तो वो करने वाले नहीं है। वो तो छोड़ो, बाबा साहब के नाम पर जो बहन मायावती 21 सांसद जीत करके आई, 19 सांसद 21 सांसद जितवा करके लाई, वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करती रही अपने जीवन में सारा जो है, और अभी वो जीरो में खड़ी है। उसका कोई महत्व नहीं रहा है, सारा बिल्कुल क्लीन बोर्ड हो गया है पूरी तरीके से। तो उसने भी कभी बात नहीं उठाई। तो अभी तो एक ऐसी और भी चर्चा चलने लगी है कि केवल आज मानवर साहब का ये स्मृति दिवस है, इसलिए ये भी सुनने को मिला और किताबें भी छपी है कुछ लोगों ने जो उस समय के तत्कालीन मानवर साहब के समय के लोग थे कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई वैसे मानवर काशीराम साहब की भी हत्या हुई। तो ये एक राजनीतिक हत्या थी, इसका भी खुलासा हुआ है और आगे भी और ज्यादा तार होकर के इसके बारे में चर्चा हो सकती है, हो रही है लगातार देश भर में। तो उनकी भी सामान्य मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उनको जो बकायदा जो है उसको बंद करके मारा गया था। और अभी सवेरे के सत्र, उद्घाटन सत्र में भी हमारे जो राज्यपाल बोस जी है उन्होंने भी कुछ किस्सा जो है आपके समक्ष रखा था कि किस तरीके से उनकी हत्या के संदर्भ में बहुत सारे सबूत हैं। उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाए कि हमें मिलने तक भी नहीं दिया गया। तो साथियों, इस तरीके से जो केवल बातें करने का काम करने वाले लोग हैं विपक्ष में बैठ करके, विपक्ष में नौटंकी कर रहे हैं केवल हमारे लोगों का, शेड्यूल कास्ट के लोगों का। इतनी बड़ी घटना हुई अभी, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने, जैसे बीजेपी के अंदर में किसी भी मुसलमान को टिकट देना पाप है, वैसे ही कांग्रेस इतने लंबे समय से शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट ले रही है, मिनिस्टर बना रही है, मगर उसके लिए शेड्यूल कास्ट के आदमी को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट अब आकर के बनाया। प्रधानमंत्री जगजीवन राम चलते बने मगर कभी नहीं बना पाए, सबसे सीनियर लीडर थे उस समय के। तो अभी खड़गे साहब को उन्होंने चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने पहली बार एक शेड्यूल कास्ट के अछूत जाति के आदमी को, कांग्रेस के लोगों ने जब देखा कि सारा वोट जो छिड़क रहा है हमसे, ये वापस आने वाला नहीं है, इसको अगर वापस लाना है तो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, किसी को कांग्रेस का पहले प्रेसिडेंट बनाना होगा, उसके बाद फिर संविधान बचाने के नाम पर नौटंकी करनी होगी। उधर कर्नाटक, साउथ इंडिया से सारा शुरू किया, सारा जो बचाने का पूरा, और कश्मीर तक लेकर के राहुल गांधी टी शर्ट पहन करके घूमते रहा और सारे देश भर में संविधान दिखाते आ गया। और अभी वो संविधान को बचाने के लिए कोई बात तो कर नहीं रहा, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई सुनने को नहीं मिल रही है। मानसून सत्र खत्म हो गया, कोई भी संवैधानिक मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। जिन मुद्दों को लेकर के वोट लाने का काम किया, मजबूत विपक्ष बनकर के उभर के आया, कोई मुद्दा नहीं उठाया।
तो ये केवल बोलने वाले लोग हैं। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर मैं भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। तो ये उसी तरीके से ये बोलने की बात, इनकी नियत में खोट है, इनका दोहरा चरित्र है गांधी जी की तरह से। वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है कि जो कांग्रेस के लोग संविधान बचाने के नाम पर, अभी हमारे लोग भ्रम के शिकार हो गए, नहीं चाहते हुए भी देखा कि बीजेपी से अगर छुटकारा लाना है तो कांग्रेस को वोट डालना है। तो ऐसे करते करते उन्होंने जो है हमारे बहुत सारे जो पैसा देते हैं, लाखों रुपया देते हैं विश्राम साहब को भी आंदोलन चलाने के लिए, वो भी सारा कंफ्यूज होने का काम किए और खुद तो हुए, दूसरे लोगों को भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का काम किया उन्होंने। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए साथियों। शासक वर्ग के लोग कभी भी आपके साथ में न्याय करने वाले नहीं है। विदेशी बनकर ये कभी इनके साथ में ये छूटने वाला नहीं है। अपना न्याय चाहिए। तो बुद्ध ने जो कहा है अपदीपो भव, हमारी समस्या है तो हमको ही कुछ समाधान निकालना है, ऐसा काम हमको करना है। साथियों, ये जो 6वें नंबर का विषय है अभी आखिरी सत्र का, इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में आपने देखा पिछले 10-12 साल में जब से बीजेपी की सरकार बनी, तमाम नई नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करने का काम कुकुर मुत्तों की तरह से बीजेपी के लोगों ने करवाया। नई कंपनियां, कभी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई, कभी और किसी कंपनी बनाने के काम किया और वो कंपनियों को उन्होंने लोन के रूप में तमाम पैसा दिया। ऐसे गवर्नमेंट का 1 नंबर का पैसा उन कंपनियों को दिया और फिर उनसे चंदा के नाम पर वसूलने का काम किया। सारी कंपनी कभी नाम नहीं किया, बस केवल ऐसे ही कागज नई कंपनियां बनी, सारा फंड ट्रांसफर हुआ और वो सारा फंड निकल करके फिर दोबारा से जो है, ये जो अभी हमारे महासचिव साहब ने बताया रामकुमार चावला जी ने, चूंकि ये बैंकर है और इसी तरीके से सारा का सारा खुलासा अभी जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके जो एक संस्था है उसके द्वारा ये सारे देश भर के सामने चुनाव के वक्त में ये मुद्दा लाया गया और उसमें एक एक कंपनी का सारा नाम आया। गिनाने लगेंगे सैकड़ों कंपनियां उसके अंदर में देखने को मिली और सबसे ज्यादा जो है मोदी ने वो कंपनी रजिस्टर कराई, उसको पैसा भारत सरकार से दिया, उसके बाद में फिर वो पैसा चंदे के रूप में लिया, अरबों खरबों रुपए का बंदर बांट किया। इसलिए ये सारा का सारा और कानून बना करके कानूनी तौर पर जो है ये केवल लोगों के पैसे को केंद्रीकरण करने का काम था उनका, जो है सारा का सारा जो है इकट्ठा करा पैसा जो पूरा, यानी सारी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट करने का काम जो है भारत सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया है। और अपने दोस्तों को विदेशों में भगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरकार में हुआ। नीरव मोदी और वो करोड़ में बैंकों से लूट करके भाग गए, विजय माल्या लेकर के भाग गए और चौकीदार की नींद नहीं खुल रही है, 56 इंच की छाती का पता ही नहीं है कहां पर है। तो ये बातें केवल वोट बटोरने की अलग है, लेकिन असलियत पे इनका जो चरित्र है ये जन विरोधी चरित्र है। ये देश को फिर से एक बार बांटने की षड्यंत्र हो रहा है। पहले भी कई बार देश के टुकड़े हुए, फिर से ये टुकड़े हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी करने का सारा मामला है। तो इससे हमको बचाना है। और आखिरी तौर पर जो है जो विषय है आज की तारीख में, बेरोजगारी जिस तरीके से चरम पे बढ़ रही है, भारत का कोई भी ऐसा किसी भी जिले का चौराहा नहीं है, हर जिले के अंदर में जहां पर मजदूरों की मंडी नहीं लगती हो। सवेरे देखेंगे आप, सवेरे अपने घर से टिफिन लेकर के लोग निकलते हैं, गुलाल फावड़ा लेकर के निकलते हैं और हर रोड उसका चौराहे का नाम ही केवल लेबर चौक बना दिया गया है। वहां कम से कम सैकड़ों की भीड़ आपको दिखाई देगी और वो मजदूर जो है वो देखता है कि मुझे कोई आए दिन भर के लिए खरीद के ले जाए, बस केवल ज्यादा नहीं तो 100-200 रुपए में वो जब कोई आदमी कार से उतरता है या कोई मोटरसाइकिल से रुकता है उनके बीच में, तो भाग करके एक की जरूरत है तो कम से कम 50 लोग उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। बाबूजी बताओ क्या काम करना है आपको, रंगाई करानी है, पुताई करानी है या कोई सीमेंट कराना है, क्या करना है बताइए। हर चौराहा एक चौराहा लेबर चौराहे के रूप में सारे देश भर में हम लोग कार्यक्रम लेने जाते हैं। कोई भी चौराहा बाकी नहीं जहां पर जो मजदूरों की मंडी नहीं लगती। हमने सब्जी मंडी सुना था, हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की मंडियों के नाम सुने थे, मगर मजदूरों की, इंसानों की बेचने की मंडी सुबह से शाम तक खरीदने के लिए जो 100-200-500 रुपए में अपने आप को बेचने के तैयार खड़े हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं करा पा रहे।
ऐसी ये जो जनविरोधी सरकार है, इसको अभी ज्यादा दिन तक टिकने का इसका मामला नहीं रहा है, इसको भगाना होगा। ऐसा एक संगठन की शक्ति के रूप में आप लोगों को अपने अपने गांव में, अपने अपने बूथ स्तर पर जन आंदोलन के रूप में इसको उभार के लाना है साथियों। ऐसे में इस अधिवेशन के द्वारा पर अपील करता हूं और आप लोगों के सामने यह प्रस्ताव रखता हूं, जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी हमारी एक मुख्य यूनिट है, केंद्र की, राज्यों की यूनिट है, और हम लोगों ने कुछ प्रकोष्ठ भी बनाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी युवा प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल माने जी, महिला प्रकोष्ठ है। ऐसे ही क्या वास्तव में हम लोगों को जो मजदूर घर घर में बैठे हुए हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखा करके देश का हुक्मरान बनाने के लिए क्या हम लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी में एक बेरोजगारी प्रकोष्ठ बनाना चाहिए? ऐसा मैं प्रस्ताव आपके समक्ष रखता हूं। बनाना चाहिए ऐसा। तो ऐसे किसान प्रकोष्ठ है, विद्यार्थी प्रकोष्ठ है, इसी तरीके से बेरोजगारी प्रकोष्ठ के तौर पर आपके समक्ष मैंने ये एक प्रस्ताव रखा और आप लोगों ने इसके लिए सहमति जताई। तो हम लोग हर जिले में, हर विधानसभा स्तर पर बेरोजगारी का एक भंडार है पूरे भारत भर के अंदर में, तो हम चाहते हैं कि ये बेरोजगारी मुक्त भारत हो। जब बहुजन मुक्ति पार्टी का नाम सुनते हैं और हम लोग परमिशन के लिए कहीं डालते हैं, तो सबसे पहले वहां बैठे हुए जो विदेशी लोग हैं वो यही कहते हैं, भैया किससे मुक्त कराना है भारत को? ये बहुजन मुक्ति पार्टी क्या है ये? तो हम कहते हैं भाई साहब, गरीबी मुक्त भारत हम लोग करना चाहते हैं, बेरोजगारी मुक्त भारत करना चाहते हैं, भुखमरी मुक्त भारत करना चाहते हैं, जाति मुक्त भारत का बहुजन मुक्ति पार्टी निर्माण करना चाहती है। आप नहीं चाहते? कहा नहीं, ये तो काम अच्छी बात है, इसीलिए तो हम लोग ये बहुजन मुक्ति पार्टी बनाए हैं। तो फिर वो जो मना करता है, फिर धीरे धीरे वो सोचने के लिए मजबूर होता है। इसलिए साथियों, ये प्रस्ताव के लिए आप लोगों ने समर्थन दिया, आप लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हर जिले में हम लोगों को बेरोजगारों से मिलना होगा, बहुत आसान काम है। बहुजन मुक्ति पार्टी का बहुत बड़े पैमाने पर अपना सदस्यता अभियान हम लोगों को चलाना है। मात्र 10 रुपए की सदस्यता, हर मजदूर जो है 10 रुपए देने में कोई भी किसी को आपत्ति नहीं होगी। 10 रुपए देकर के बहुजन मुक्ति पार्टी को आपको अपनी मेंबरशिप का अभियान चला करके ये काम करना होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है दोस्तों? हमारा अभी स्थापना दिवस आ रहा है दिसंबर में, 6 दिसंबर को बहुजन मुक्ति पार्टी का जन्म हुआ। उस स्थापना दिवस के लिए हम लोग लक्ष्य रखते हैं अपने आप में कि दिसंबर तक, आज ये अभी 9 अक्टूबर खत्म हो गया, आज यहाँ अभी 20 दिन है, नवंबर के 30 दिन 40 दिन है, और उसके बाद दिसंबर के जो है 6 दिन हो गए। 40, 45, 50 दिन का समय हमारे पास में है। हम लोग इस लगभग 1.5 महीने के समय में कम से कम हर जिले में अगर हम लोग मिनिमम 1000 मजदूरों को भी जोड़ने में कामयाब होते हैं, तो 500 दिनों के अंदर में 1000 गुना 500 कितना होता है जी? 1000 गुना 500 5 लाख लोगों को, मजदूरों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हर चौराहे पे जाकर के हम डेली इस अभियान को चलाएंगे और फिर अपनी यूनिट बना करके हम लोग गांव तक, घर तक पहुंचने का काम करेंगे। ऐसे में आपसे अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस सत्र के लिए अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। जय भीम, जय वनवासी साथियों। थैंक यू।